तो दोस्तों हम लोग के साथ हैं मिस्टर सतीश सिंह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एकॉर्ड बायोटेक में। वो चेन्नई में रहते हैं और उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उन्होंने अपने जीवन में 22 प्रमोशन लिया है अपने लाइफ में और काफ़ी ऊंचे मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पर उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट करके फार्मा इंडस्ट्री में अपने आप को टॉप लेवल पे ले गए हैं। वही नहीं, उनके बुक जीवन से मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर तब हुआ जब उनके बारे में मैंने जाना कि वो एक हाईएस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। और इतना बिजी रहने के बाद, फार्मा इंडस्ट्री में इतना काम रहने के बाद उन्होंने बुक कैसे लिखा, उनसे ही सुनते हैं कि वो कैसे मतलब अपना टाइम निकालते हैं अलग से। और उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे मैनेजर्स को उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में प्रमोट करके दिया है। मतलब अपने अंदर लीडर्स का एक सबसे बड़ा क्वालिटी ये है, मैं जानता हूँ कि मतलब वो सबसे ज़्यादा लीडर को प्रोड्यूस करे और सतीश सर ने वो बखूबी निभाया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने बहुत सारे मैनेजर्स को डेवलप किया है विद इन द कंपनी और उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है। तो उनसे जानते हैं सतीश सर से कि वो क्या समझते हैं इसके बारे में। उनका बुक का नाम है जो कि उन्हीं से जानते हैं कि वो बुक के बारे में क्या बोलते हैं और उन्होंने कैसे टाइम किया। यस सर। Abhishek, thank you very much for choosing me for your session. तो पहले तो मैं थैंकफुल हूँ आपका। और दूसरी जो बात आपने कही कि मैं इतना बिजी होने के बावजूद मैं कैसे समय निकालता हूँ और कैसे मैं बुक लिख सका, तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी को टाइम थिफ होना चाहिए, समय चोर होना चाहिए। और हर किसी के लिए 24 घंटे ही होते हैं, हर देश में एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हमें समय निकालना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने डेली रूटीन के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही लर्निंग के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, रीडिंग के लिए भी समय निकालना चाहिए। और मैं जो है पूरे दिन को 24 घंटे में जो बिताता हूँ, उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में हूँ। क्रिया करता हूँ। क्रिया का मतलब है कि मैं अपनी रूटीन में रोजी रोटी कमाने के लिए जो काम करता हूँ वो क्रिया होती है। लेकिन कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर्मा वो होता है जो हम दूसरों में बांटते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं। तो मैंने पिछले 27 साल में जो है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन से अपना करियर चालू किया था, और अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग की पोजीशन पे पहुंचा हूँ। तो ये बड़ा एक्साइटिंग जर्नी था और बहुत लर्निंगफुल जर्नी थी। और कई बार मैं गिरा हूँ, कई बार मैं फिसला हूँ, लेकिन गिर के उठने की चाहत और जिद ने जो है मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और ईश्वर के आशीर्वाद से और भी आगे चलेंगे। जहां तक बुक लिखने की बात है, मेरे काफी जूनियर्स, पीयर्स, कलीग्स और सीनियर्स ने मुझे हमेशा कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप क्यों नहीं अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस और अपनी विजडम को दूसरों में शेयर करें। मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट में जहां 50% एम्प्लॉय मेरी टीम में हुआ करते थे, कंपनी टोटल 1200 एम्प्लॉय, जिसमें से एम्प्लॉय मेरे पास थे। तो वो बोलते थे कि हमें तो डायरेक्ट फायदा होता है, लेकिन जो लोग आपके साथ नहीं है उन्हें भी फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं लिखूं और शेयर करूं। तो पिछले कई साल से मैं थिंकिंग करता था, इंकिंग नहीं करता था। तो इस बार मैंने जो है इंकिंग करी, और जब मैं इंकिंग करने लगा तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वाली समस्या रही। बट वेरी सून आई कुड complete my book. Not only complete my book, but I could publish my book, and my book became bestseller book, and I became a bestseller author. तो जो बिजी टाइम होता है उसमें से थोड़ा समय निकालना पड़ता है, और वो समय निकालने के लिए एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में स्टार्टिंग फ्रॉम सूप से लेके डेजर्ट तक हर किसी का इम्पोर्टेंस वैल्यू है। वैसे ही एक डेली रूटीन में सुबह मॉर्निंग अप होने के बाद में, उठने के बाद में, ब्रश करने से लेके रात को सोने के बीच में बहुत से एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, और वो एक्टिविटीज मैं करता हूँ।
मैं डेली जो है 4-6-10 गाने सुनता हूँ। अगर मैं 10 गाने ना सुनूं तो मुझे नींद नहीं आती है। अगर डेली मैं 25-50 पन्ने ना पढूं तो मुझे नींद नहीं आती है। तो इस तरीके से हर चीज के लिए समय निकालना बिल्कुल पॉसिबल है। एक माइंडसेट की जरूरत है, और उसी माइंडसेट की वजह से ये बुक आई, और आप लोगों ने पसंद करी ये बुक, ये मेरा सौभाग्य है। सर आपका बुक जैसे मैंने एक एक लाइन पढ़ा, और हर एक लाइन ऐसा लगता है कि वो टच कर रहा है, जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है। मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा है एक्चुअली। मैं मतलब वीक में एक बुक पढ़ता हूँ। मतलब मेरा अपने आप में पैशन में, मतलब किंडल का मैंने लिया पब्लिकेशन, और भी बहुत सारा बुक मैंने पढ़ा है। लेकिन बुक पढ़ने में लगता है कि कोई लिख रहा है कहीं से ऐसा कुछ, मतलब वो एक मैसेज, सही मैसेज नहीं दे पाता है सर, लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। आपके बुक ने बहुत अच्छा कनेक्टिविटी पावर है सर, जो हर एक वर्ड में आता है, वर्ड बाय वर्ड। लगता है कोई मेरे से मतलब बात कर रहा है, अगर सामने खड़े होके कोई मतलब मेरे को स्टोरी टेलिंग कर रहा है। तो सर उतना बड़ा क्वालिटी रखना अपने आप में, और उस क्वालिटी को बुक में लेके आना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है सर। तो इस चीज को कैसे पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में सर आप जैसे बता रहे थे उस दिन स्कोप के बारे में, फार्मा इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। जैसे कि न्यू कमर जो है वो फार्मा इंडस्ट्री में, आपका खुद का आपका एक्सपीरियंस है कि रिप्रेजेंटेटिव से लेके वाइस प्रेसिडेंट तक का जर्नी, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक का जर्नी आपने तय किया, और 22 से ज्यादा प्रमोशन आपने लिया कंपनी में रह के, और फार्मा इंडस्ट्री को आपने इतना कंट्रीब्यूट किया। तो फार्मा इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में सर थोड़ा न्यू कमर्स को जानना था सर, मतलब किस किस, क्योंकि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम किया है सर, आपने कंट्रीब्यूट किया काफी अच्छा। तो अलग अलग अभिषेक, डिपार्टमेंट। आपके क्वेश्चन में मुझे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप महीने में 4 बुक और साल में 48 से 50 बुक्स पढ़ते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब बोलते थे, जिस इंसान ने 50 बुक पढ़ ली वो महान बन गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छे रीडर हैं। थैंक यू सर। और मैंने अपनी बुक में लिखा है कि रीडर्स आर लीडर्स, जो पढ़ेगा वो लीडर बनेगा। तो आप पढ़ते हैं, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरे प्रश्न में कि किस तरीके से मैंने ये बुक लिखी और कैसे मैं इतना रीडर को इंगेज कर पाया, तो मैं खुद वोरेसियस रीडर हूँ, और मैं पिछले 2 डिकेड से बुक्स पढ़ता हूँ। मेरी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है, और वो मेरी धरोहर, वो मेरा एसेट है। लेकिन जब बुक पढ़ता हूँ, टेंशन लेके बुक पढ़ता हूँ कि पूरी बुक में एक सेंटेंस, एक चैप्टर, और कुछ नहीं तो बुक की कवर पेज डिजाइन भी अगर पसंद आ जाए तो समझो मेरा पैसा वसूल हो गया। तो जब मैं बुक लिख रहा था तो मैंने सोचा कि नंबर ऑफ रीडर्स बहुत कम होते हैं, लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। तो मैंने पहले तो छोटे छोटे चैप्टर्स लिखे। दूसरा, मैंने जो है शॉर्ट स्टोरीज, एक एक पैराग्राफ में आप बीती कहानी उसमें लिखी। और तीसरा जो है गोल्डन नगेट्स। और हर चैप्टर मेरे 3 और 5 मिनट का है, तो टू द पॉइंट। और लिखने का अंदाज जो था वो ऐसा था कि मैं किसी से वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं 1 to 1 किसी से डिस्कस कर रहा हूँ, 1 to 1 किसी से अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए वो इंटरेस्टिंग बनती चली गई। और मैंने उस बुक के बारे में अपने ही बच्चों से कई बार जो है एडिटिंग करवाई, और वो मेरे बच्चे, दोनों बच्चे मेरे बहुत बड़े क्रिटिक रहे मेरे बुक के। और उन्होंने मुझे बहुत फ्रैंक ओपिनियन दिया कि कहाँ ये बुक जो है बांध के रख रही है और कहाँ लूज हो रही है, कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है रीडर का। तो उनके गाइडेंस और सपोर्ट से मैंने उस बुक को मॉडिफाई किया और इंटरेस्टिंग बनाया। और जो बेसिकली मैं मार्केटिंग से हूँ, तो थोड़ा सा मुझे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का अंदाज है, एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसमें जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लगाया। एडवर्टाइजिंग है जहां पे मैंने जो है एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की बुक के बारे में, और मार्केटिंग जिसमें वैल्यू एडिशन, मैंने उस बुक में जो है वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। और इसलिए जो मेरी बुक है, हाउ टू बिकम अ हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, उसमें 32 चैप्टर्स मैंने दिए हैं। और हर चैप्टर ऐसा नहीं है कि इंटरलिंक्ड है,
रीडर कोई भी चैप्टर कहीं से भी शुरू करे, कहीं से भी पढ़ ले, और 3 पेज का चैप्टर 5 मिनट की रीडिंग कोई भी कहीं भी कर सकता है, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे, ट्रेवल करते हुए, होटल में, टैक्सी में, वेटिंग रूम में, कहीं पे बैठ के वो जो है पढ़ सकता है। तो वो मेरा मकसद था इस बुक को लिखने का, और मैं लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था जो मैंने सक्सेसफुली की। मुझे अच्छा लगता है जब रीडर्स मुझे मेल भेजते हैं और कहते हैं कि आपके इस चैप्टर ने जो है मुझे टच किया है, तो वो सुन के पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि फार्मा इंडस्ट्री में स्कोप क्या है, तो अगर आप देखें फार्मा इंडस्ट्री, बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री जो है वो 2 डिपार्टमेंट में है। हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल जो है वो है रिलेटेड टू फैक्ट्री, चाहे वो एपीआई की फैक्ट्री हो, चाहे फॉर्मुलेशन की फैक्ट्री हो, आर&डी है, एनालिटिक्स है, एफ&डी है, फॉर्मुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है। तो ये सारी जो है टेक्निकल फील्ड है फार्मा में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बी फार्म, एम फार्म करके आ रहे हैं और जिनको टेक्निकल साइंस ज्यादा पसंद है, वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नॉन टेक्निकल में जो है आपके पास मार्केटिंग है, सेल्स है, सप्लाई चेन है, फिनांस है, फिनांस फॉर नॉन फिनांस है, और डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग सर्विसेज है, सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स जो है कॉर्पोरेट भी है, साइट फैक्ट्री रिलेटेड भी है, और सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड भी है। तो फार्मास्यूटिकल में स्कोप बहुत है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जगह। अगर हम अब मार्केट देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल में डोमेस्टिक इंडिया मार्केट और एक्सपोर्ट्स, तो अगेन 2 अपॉर्चुनिटी है। डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज वेरी बिग मार्केट, मोर देन 1,25,000 crores, ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो सॉलिड फाउंडेशन है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया का होने की वजह से काफी अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक कंजम्पशन का। एक्सपोर्ट्स यू नो इज अ वास्ट मार्केट, आप एपीआई हो चाहे फॉर्मुलेशन हो तो आप कर सकते हैं। दूसरा, फार्मास्यूटिकल में जो अपॉर्चुनिटी है, एक है प्योर मैन्युफैक्चरिंग, एक है मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केटिंग, तीसरा है ट्रेडिंग का बिजनेस करना, चौथा है प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन पीसीडी करना, पांचवा है इंस्टीट्यूट करना, छठा है कि सिर्फ आप मार्केटिंग करिए और प्रोडक्ट आउटसोर्स करिए। तो अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हम अगर स्कोप, अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल देखते हैं तो ह्यूज है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बी फार्मा कर रहे हैं या एम फार्मा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आज भी देखिए इस कोरोना के सेटबैक के टाइम में भी फार्मास्यूटिकल जो है वो अभी भी अब जो है ऑन डिमांड है, हाई डिमांड में चल रहा है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो। तो फार्मा जो है वो एवरग्रीन रहने वाला है, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ह्यूज रहेगा, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी ह्यूज रहने वाली है। सर मतलब आपने अपने किताब में बहुत ही अच्छा मतलब प्रिंसिपल्स लिखा है, लेकिन सर वो जैसे कि जो एक फार्मा इंडस्ट्री में कोई सेल्स या मार्केटिंग में कोई आना चाहता है सर, तो उसमें कौन सा स्किल है जो आपने अपने बुक में बहुत अच्छी बखूबी लिखा है, बहुत सारा स्किल्स है जो अगर डेवलप करे तो वो राइट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव टू वाइस प्रेसिडेंट लेवल सबके लिए है, वो सबके लिए वैलिड है, कोई भी पोजीशन पर अगर प्रिंसिपल को अप्लाई करे तो काफी आगे जा सकता है सर। तो उसमें ऐसा हाँ कौन सा तो स्किल, हाँ ऐसा कौन सा स्किल है जो इनिशियल लेवल में जरूरत पड़ता है सर, शुरुआत में ज्यादा जरूरत पड़ता है? आपके बुक में आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो दर्शकों से कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा स्किल है जो उनको इमीडिएट चाहिए, जो इमीडिएट एंट्री लेवल में उनको जरूरत पड़ेगा, मतलब जॉब स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगा? राइट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेरा ये मानना है कि फार्मा फील्ड या किसी भी फील्ड में अगर किसी को बहुत ऊंचाई पे जाना है, बहुत तेजी से ग्रोथ करना है, तो आस्क माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आस्क माइंडसेट का मतलब है ए एटीट्यूड, एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। सही बात है। और ये एटीट्यूड
किसी से भी सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस्ड है तभी सिखा पाएगा। इवन ऑफिस में हम जाते हैं तो वहां पे ऑफिस में पीएन भी बहुत कुछ सिखा देता है, ऑफिस अटेंडेंट भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो पहले तो एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। दूसरा, एटीट्यूड होना चाहिए सीखी हुई बातों को अप्लाई करने का। हमने सीखा और अप्लाई नहीं किया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एटीट्यूड लर्निंग और एप्लीकेशन दोनों होना चाहिए। दूसरा, स्किल सेट। हम जब कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो हमारे पास नॉलेज होती है लेकिन स्किल्स नहीं होते हैं। हमने केमिस्ट्री पढ़ी है लेकिन केमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है वो हमें नहीं आता है। तो स्किल सेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। आजकल स्किल सेट डेवलप करना आसान है क्योंकि बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्किल सेट डेवलप की जा सकती है। हम सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस मिलते हैं जहां से हम स्किल सेट्स डेवलप करते हैं। दूसरा, अगर हमें स्किल सेट डेवलप करना है तो जिस डिपार्टमेंट में हम जाते हैं उस डिपार्टमेंट में हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। अपने में क्वेश्चंस पूछने चाहिए और ऑब्जर्वर बनना चाहिए। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस सराउंडिंग से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक क्यों का आंसर नहीं मिलता है सीखते नहीं है। तीसरा है कि नॉलेज। नॉलेज अबंडेंस में है। आज नॉलेज सोशल मीडिया पे बहुत मिलता है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है। जब तक नॉलेज अप्लाई नहीं होता है तब तक सक्सेस नहीं मिलता है। और जब नॉलेज बार बार हम अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुअली हम जो है विजडम डेवलप करते हैं। जैसे मेरे जैसे जितने भी सीजन सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने बहुत बार अपने नॉलेज को, स्किल को अप्लाई किया, कभी सक्सेस मिला, कभी सेटबैक मिला। तो सेटबैक से उन्होंने लर्निंग ली और उसको मॉडिफाई किया, चेंज किया, फिर से अप्लाई किया और सक्सेस गेन किया। तो इस तरीके से मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि किसी भी फील्ड में एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का, एटीट्यूड होना चाहिए अप्लाई करने का। स्किल हमें सीखना चाहिए, स्किल को अप्लाई करना चाहिए, नॉलेज अक्वायर करना चाहिए, नॉलेज डेवलप करना चाहिए और नॉलेज को अप्लाई करना चाहिए। तो ये ASK आस्क फॉर्मूला जिसने भी लगा दिया उसको गारंटी सक्सेस मिलेगा। और मैंने जो आज तक गेन किया है वो आस्क फॉर्मूले से ही गेन किया है। मेरा एटीट्यूड हमेशा ये रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं सब कर सकता हूँ। एक माइंडसेट होना जरूरी है और उसके लिए स्किल अक्वायर करना जरूरी है। स्किल है हाउ टू डू। कई बार हमें नॉलेज होती है व्हाट टू डू, बट वी डोंट नो हाउ टू डू। तो हमें हाउ टू डू सीखना बहुत जरूरी है। और एक बार नॉलेज है, स्किल है, अप्लाई करिए, गारंटीड सक्सेस मिलेगा।